बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट, इसमें कल के वीडियोस में जो पॉइंट हमने समझे थे, जिसमें इन्वायरमेंट किसे कहते हैं वो समझा था। इसके बाद इकोसिस्टम के बारे में समझा था। जब कोई लिविंग एनिमल, कोई भी तरह की लिविंग थिंग आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, खुद को सेट कर लेता है, तो वो आसपास की सराउंडिंग वो उसका इकोसिस्टम बन जाता है। और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स भी हमने समझे थे, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है ना, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स। जिसमें बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, इसके बारे में समझा था ना। और अबायोटिक में जो नॉन लिविंग थिंग में ज़रूरी चीज़ें वो सनलाइट, एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इतने पॉइंट्स हमने समझे थे। आज हमें चैप्टर का दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है, जो पॉइंट है फूड चेन। इकोसिस्टम में फूड चेन, तो फूड चेन मतलब क्या? पहले सिंपल समझो कि चेन किसे कहते हैं। एक से दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो वो चेन कहलाता है ना। तो फूड चेन मतलब कि फूड के लिए या कहो एनर्जी के लिए जब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता हो तो उसे फूड चेन कहते हैं। देखो डेफिनेशन से समझो, ऐसे कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी in which one organism consume another organism to transfer food energy is called a food chain। बराबर। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी में, कम्युनिटी मतलब जिसमें सब लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हो, उसमें एक तरह की सीक्वेंस बनती हो, एक तरह का असेंडिंग ऑर्डर बन जाता हो कि जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता हो, मतलब खाता हो। किसके लिए? टू ट्रांसफर फूड एनर्जी के लिए। तो इस पूरी चेन को फूड चेन कहते हैं। और सिंपल में समझो तो जैसे हमने इकोसिस्टम में वो पढ़ा था ना कि सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब कौन? कि सबसे पहले जैसे ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज हुए जैसे, बराबर ना, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हुए, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये ट्रीज, बराबर। फिर इन ट्रीज को खाने वाले वो दूसरे होते हैं जो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। फिर ये ट्रीज वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन इनको फिर दूसरे एनिमल्स खाते हैं कि नहीं, बराबर ना, हार्बिवरस या दूसरे एनिमल्स जो भी खाएंगे उन्हें। फिर उनको खाने वाले दूसरे एनिमल्स होते हैं, फिर उनको खाने वाले दूसरे एनिमल्स होते हैं। इस तरह से एक चेन चलती रहती है जिसे कहते हैं फूड चेन। ठीक है, फूड एनर्जी के लिए जो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, इसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग फूड चेन कहते हैं। देखो जैसे फूड चेन को हम लोग इसमें दो इकोसिस्टम के थ्रू समझे। एक समझे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या कहो टेरेस्ट्रियल फूड चेन, और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर समझे या एक्वेटिक फूड चेन के बारे में समझे। पहले टेरेस्ट्रियल मतलब कहलाता है कि भाई जो ज़मीन पे रहते हो वैसे। तो जैसे ज़मीन में सबसे पहले आता है प्लांट्स। एक एग्जांपल के जैसे कि भाई प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इकोसिस्टम में जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उन अबायोटिक कंपोनेंट्स का यूज़ करके ये प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, बराबर, फोटोसिंथेसिस की मेथड से। तो सबसे पहले वो एनर्जी इसमें आती है। सबसे पहले एनर्जी किस में आती है? यहाँ पे। उसके बाद जो है ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ग्रास हॉपर। जैसे एक एग्जांपल, दूसरे भी इंसेक्ट होते हैं, ये तो एक एग्जांपल कि जैसे कि ग्रास हॉपर होते हैं। तो ये ग्रास हॉपर वो इस प्लांट में से अपना ही एनर्जी लेते हैं। जैसे कुछ दूसरे इंसेक्ट होते हैं इस प्लांट में से नेक्टर लेते हैं, या ग्रास हॉपर भी इनमें से जो है वो लिक्विड कंज्यूम करता है, तो वो एनर्जी इनको मिलती है ना। फिर इन ग्रास हॉपर को खाने वाले ये माउस, तो मतलब ये एनर्जी, इनके अंदर जो एनर्जी हुई वो एनर्जी इनको मिली, बराबर। फिर इस माउस को कंज्यूम करने वाले ये स्नेक, तो इनके अंदर जो एनर्जी हुई वो एनर्जी इनको मिली, बराबर। और इस स्नेक को कंज्यूम करने वाले फिर ये हॉक, स्नेक को खाने वाला ये हॉक या ईगल,
तो इनके अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी भी इनमें आएगी, बराबर। तो ये सिर्फ प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। सही बात ना, ये सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं ना जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। बाकी सब इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट को एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी फिर ट्रांसफ़र इनको, फिर उसके बाद ये माउस, फिर उसके बाद स्नेक, उसके बाद हॉक, फिर इनमें से किसी की भी अगर डेथ हो जाए ना तो उन सब में से एनर्जी लेते हैं डीकम्पोजर्स। कल हमने पढ़ा था ना, इनमें से कोई भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, किसी की भी डेथ होती हो तो उनमें से डीकम्पोजर्स एनर्जी लेते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी वो हमेशा एक चेन की तरह चलती ही रहती है। तो इस चेन को हम लोग कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं इसे? फूड चेन। ऐसे ही एक्वेटिक में भी होता है, मतलब पानी के अंदर भी। जैसे कि सबसे छोटे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक छोटे से जो है वो प्लांट्स की तरह होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, बराबर। वाटर के अंदर आए हुए छोटे छोटे प्लांट्स, ये फाइटोप्लैंक्टन जो अपना खाना खुद तैयार कर पाते हैं। तो वो जो है वो प्रोड्यूसर्स, वो अपनी एनर्जी खुद तैयार करते हैं। फिर उन्हें खाने वाले ये जू प्लैंक्टन होते हैं, वो इन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक है, उनसे थोड़े बड़े। तो ये जू प्लैंक्टन जो होते हैं तो वो इनमें से एनर्जी लेते हैं। फिर इन जू प्लैंक्टन को खाने वाले उससे थोड़ी बड़ी फिश होती है, वो होती है हैरिंग, बराबर। हैरिंग इन्हें खाती है तो ये एनर्जी इनमें पहुंची। फिर इन हैरिंग को खाने वाली उससे थोड़ी बड़ी फिश, वो ट्यूना फिश, जो इन हैरिंग फिश को खाती है तो इनमें से एनर्जी यहाँ पहुंची। और ये ट्यूना फिश को खाने वाली फिर वो किलर वेल मछली जैसे हुई, बराबर, तो वो एनर्जी वहाँ पहुंची। तो इस तरह से ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। उसमें हर लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो हर लेवल हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। वो हर एक लेवल को क्या नाम दिया जाता है? ट्रॉपिक लेवल नाम दिया जाता है। जिसमें सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। ट्रॉपिक लेवल में सबसे पहले वो कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब वो कि जो अपना खाना खुद बनाते हो, जैसे कि यहाँ प्लांट या यहाँ जैसे फाइटोप्लैंक्टन। फिर उन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले, उन प्लांट्स को खाने वाले वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जनरली, ध्यान देना, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जनरली वो हार्बीवरस आते हैं। हार्बीवरस जो प्लांट्स को खाते हैं ना, बराबर ना, वो प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे यहाँ ग्रास होपर या यहाँ जैसे जू प्लैंक्टन। फिर उनको खाने वाले दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जनरली कार्निवरस या ओमनीवरस होते हैं। कार्निवरस या ओमनीवरस दोनों, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। फिर उन्हें खाने वाले उससे ऊपर वो होते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स, बराबर, वो उन्हें टेरिटरी कंज्यूमर्स होते हैं। जो यहाँ जो कहलाते हैं हायर कार्निवर्स कहलाते हैं। या उनसे ऊपर आखिरी में आते हैं वो होते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स सबसे हायर कंज्यूमर्स होते हैं वो। तो इस तरह से फूड चेन में जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता रहता है ना, उसमें पहले से लेके आखिरी तक सबसे पहले जो है वो प्रोड्यूसर्स कहलाए, और उससे आखिरी तक बाकी के सब क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें खाने वाले फिर होते हैं डीकम्पोजर्स, बराबर ना। जनरली देखो, प्लांट्स को खाने वाले ग्रास होपर या उन्हें माउस, उन्हें स्नेक, उन्हें फिर हॉक। लेकिन फिर हॉक को खाने वाले बहुत कम एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। उन्हें खाने वाले उससे ऊपर थोड़ी एनिमल्स होते हैं, बराबर। तो उनकी डेथ नेचुरल डेथ होती है। या फिर दूसरे भी एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर उन्हें खाने वाले होते हैं, लेकिन वो बहुत कम। ज़्यादातर उनकी नेचुरल डेथ होती है और उन्हें फिर कौन कंज्यूम करता है? तो डीकम्पोजर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखो, टेरेस्ट्रियल का ही बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल कि जैसे छोटी सी ग्रास हुई, तो ग्रास यहाँ प्रोड्यूसर्स में आई ना। ग्रास वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर ग्रास को खाने वाले जो है वो दूसरे, जैसे कि रैबिट या डियर, बराबर। फिर उन्हें खाने वाले उससे ऊपर जैसे वुल्फ जैसा कहलाए ना, है ना, वो उन रैबिट या डियर को खाने वाले। फिर उनसे ऊपर खाने वाले फिर लायन या टाइगर, उससे ऊपर खाने वाले। फिर लायन टाइगर को खाने वाला कौन? नहीं ना, उनसे ऊपर तो इतने ज़्यादा नहीं आएंगे ना। इसीलिए
उनकी ज़्यादातर नेचुरल डेथ होती है और उनकी डेड बॉडी में से फिर कंज्यूम करते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो फूड चेन समझ में आ रहा है ना। और फूड चेन में जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है ना वो हमेशा यूनी डायरेक्शन कहलाती है। यूनी डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है वो हमेशा। ठीक है, हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है। मतलब प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक ही ना, कभी इन कंज्यूमर्स में से प्रोड्यूसर्स को एनर्जी तो नहीं मिलती ना, हमेशा नीचे से ऊपर तक ही वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए वो यूनी डायरेक्शन या सिर्फ वन डायरेक्शनल कहलाती है वो। बराबर। तो देखो फूड चेन के बारे में समझा ना, अब इसी पर से एक दूसरे पॉइंट पे चलें। तो पॉइंट ऐसा कि फूड चेन में हमने समझा जैसे ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन मतलब ज़मीन पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स वो, और ये एक्वेटिक फूड चेन मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें ये फूड चेन होती है। तो क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि ज़मीन पे रहने वाले जो भी एनिमल्स हो वो सिर्फ ज़मीन पे रहने वाले ही दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को खाएंगे, पानी वालों को नहीं? मतलब जैसे माउस हुआ, वो माउस हमेशा सिर्फ वही चीज़ें खाएगा जो ज़मीन पे ही होगी क्योंकि वो तो टेरेस्ट्रियल में रहता है। बराबर। या जैसे ये व्हेल मछली हुई या ये जो दूसरी जो फिशेस हुई वो हमेशा वही चीज़ें ही खाएगी जो एक्वेटिक में होगी, मतलब जो पानी में ही होगी, वो ज़मीन वाली चीज़ें नहीं खाएगी। ऐसा ही होता है नहीं ना। कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि एनर्जी के लिए जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में मतलब जो टेरेस्ट्रियल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक में रहने वाले एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं, या जो एक्वेटिक में रहने वाले एनिमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल के ऊपर भी डिपेंड होते हैं कि नहीं? बराबर। तो वो सिचुएशन क्या फिर? तो उस सिचुएशन को हम लोग नया नाम देते हैं जो कहलाता है फूड वेब। फूड चेन नहीं, ये क्या कहलाया अब? फूड वेब कहलाया। वेब मतलब क्या? तो एक जाली की तरह। बराबर ना, एक जाली की तरह कहलाया ना, तो उसे फूड वेब। जैसे उसकी डेफिनेशन कहें, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड अ फूड वेब। अलग अलग इकोसिस्टम में जब फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाती हो, अलग अलग इकोसिस्टम की फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड हो जाती हो कि जिसकी वजह से अलग अलग स्पीसीज में एक तरह की रिलेशनशिप बन जाती है। मतलब कि पानी में रहने वाले जो स्पीसीज जो एनिमल्स हुए वो ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं, और जो ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स हुए वो पानी में रहने वाले एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं। तो ये जो एनर्जी का एक सिस्टम बन जाता है ना, जिसे कहते हैं फूड वेब। बराबर। फूड वेब में हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कहलाया। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि टेरेस्ट्रियल हो तो वो टेरेस्ट्रियल पे ही रहेगा और जो एक्वेटिक हो तो वो एक्वेटिक पर ही रहेगा। सब अपनी एनर्जी के लिए सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि नहीं? ये तो यहाँ पर तो ये सब जो है वो एरो करके आपको समझाया हुआ कि हर एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि जैसे टिट माउस दिया हुआ है, ये जो बर्ड है, ये बर्ड जो है वो लेडी बर्ड जैसे इंसेक्ट को भी खाता है, बेरीज जैसे प्लांट्स भी खाता है वो, ना बेरीज जैसे फ्रूट्स भी वो खाएगा। बराबर। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड होता है वो। और इन्हें खाने वाले ये बजार्ड या तो कहो काइट और ईगल भी होते हैं, इन्हें खाने वाले फॉक्स भी होते हैं, इन्हें खाने वाले स्नेक भी होते हैं। तो ये सब भी सिर्फ एक ही फूड के ऊपर नहीं होते, एक से ज़्यादा फूड पे डिपेंड होते हैं। शॉर्ट में और सिंपल में समझो तो ये कहते हैं कि जब एक इकोसिस्टम के एनिमल्स दूसरे इकोसिस्टम के एनिमल्स पर भी अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हो तो वो फूड चेन कहलाया। आपके आसपास के एग्जाम्पल में आपको पता होगा कि जैसे कि कैट है, वो कैट जो है अपनी एनर्जी के लिए माउस के ऊपर भी डिपेंड होती है जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में कहलाया ना, और फिश के ऊपर भी डिपेंड होती है कि जो एक्वेटिक फूड चेन में कहलाए। ज़मीन पर रहने वाली बिल्ली वो पानी में रहने वाली मछली को भी तो खाती है ना, और पानी में रहने वाले एनिमल्स, पानी में रहने वाली बड़ी शार्क फिश वो ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को भी तो खा जाती है। सही बात है ना। तो हर इकोसिस्टम वो सिर्फ अपने ही इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होता, दूसरे इकोसिस्टम पर भी डिपेंड होता है, उसे कहते हैं फूड वेब।
ओके, तो फूड चेन एंड फूड वेब जैसे हुआ ना, वैसे अब एक और पॉइंट समझे इसमें, इसी के ही रिलेटेड। तो अब ये समझना कि जब फूड चेन में जब एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है ना, कि जैसे प्लांट्स को खाने वाले ये ग्रास ओपर को खाने वाले माउस, उसको खाने वाले स्नेक, उसको खाने वाले ईगल, फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब एक के ऊपर एक ये एनर्जी जब एक से बाद दूसरे में ट्रांसफ़र होती जाती है, तब उस वक्त वो एनर्जी इंक्रीज भी तो होती जाती है ना। जैसे अगर पहले प्लांट्स की बात करें ना, सपोज प्लांट्स की बात करें, उस प्लांट्स में एनर्जी का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, उसे खाने वाले होते हैं ग्रास होपर, और जस्ट एग्जांपल उसे खाने वाले ग्रास होपर, तो ये एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हुई, तो ग्रास होपर में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर उस ग्रास होपर को खाने वाले माउस, तो वो एनर्जी का प्रोपोर्शन और थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। प्लांट में कम एनर्जी होती है तो माउस को भी कम एनर्जी नहीं मिलेगी, माउस तो ग्रास होपर को खा रहा है, तो इसकी वजह से उसकी एनर्जी भी तो उसमें ट्रांसफ़र होगी ना। फिर उस माउस को खाने वाले स्नेक, तो इसकी वजह से वो एनर्जी और बढ़ गई, स्नेक को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। फिर स्नेक को खाने वाले ईगल, तो उसे ईगल को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो फूड चेन में जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। लेकिन सिर्फ एनर्जी ही नहीं, एक और चीज़ भी, जो बात समझो आप, कि कितनी बार जब प्लांट्स तैयार होते हैं ना, तो उन प्लांट्स को तैयार करने के लिए फार्मर्स उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी डालते हैं, ध्यान होगा ना, ये सब दवाइयाँ वगैरह डालते हैं और कुछ केमिकल्स डालते हैं कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, प्लांट्स की जल्दी ग्रो करने के लिए उन केमिकल्स डालते हैं। लेकिन वो केमिकल्स उन प्लांट्स में से सब निकल नहीं जाते, कुछ केमिकल प्लांट्स के अंदर ही फंस जाते हैं या तो रह जाते हैं। उन्हें भले ऐसे कहते हैं कि हम तो सब्जियां धोकर खाते हैं, या फिर जो है वो उसे धोकर फिर जो है वो बेचते हैं, फार्मर्स भी जब धोकर बेचते हैं, साफ़ करके बेचते हैं, लेकिन वो कभी भी कंप्लीटली साफ़ नहीं होते, कुछ केमिकल का प्रोपोर्शन उन प्लांट्स में रह जाता है। फिर वही प्लांट्स, वही केमिकल जो बच गया अंदर, उन्हें जब दूसरे एनिमल्स खाते हैं तो वो केमिकल उनमें भी तो ट्रांसफ़र हुआ। फिर वो जब दूसरों को, उसे जब दूसरे खाते हैं तो वो केमिकल उसमें ट्रांसफ़र हुआ, उसे दूसरा और उसे दूसरा। तो इस तरह से वो केमिकल जब प्लांट्स में पड़ता है ना, तो धीरे धीरे बाकी के सब एनिमल्स में भी वो केमिकल फंसता जाता है, बराबर। और जैसे ही एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होगा ना, वैसे वैसे केमिकल और ज़्यादा बढ़ता जाता है, जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे ही केमिकल बढ़ता जाता है। इस सिचुएशन को हम लोग इन्वायरमेंट में कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये सिचुएशन को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझना ध्यान से, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन सच एज पेस्टिसाइड्स। कोई भी तरह का टॉक्सिन मतलब कोई भी तरह का जहरीली चीज़, सच एज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मतलब जैसे वो कीड़े मकोड़े के लिए जो दवाइयाँ डालते हैं, in the tissue of organism at successively higher levels in a food chain। फूड चेन में जैसे जैसे हायर लेवल्स पे जाते हैं ना, तो हर ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ में, उनके सेल्स में ये टॉक्सिन बढ़ता जाता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही कहता है ना, बढ़ते जाना, बड़ा होना, तो वो केमिकल उनमें बढ़ता जाता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हायर लेवल के एनिमल्स होते हैं ना, उनको होता है। और उन हायर लेवल के एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं। जैसे कि यहाँ फोटो में भी एक छोटा सा एग्जांपल से बताया हुआ है कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन, छोटे से जो एक्वेटिक जो प्लांट्स हुए, ये छोटे से इंसेक्ट, उनमें ये तो मे फ्ले दिया हुआ है कि छोटे से ये इंसेक्ट हुए, जैसे उसमें केमिकल का प्रोपोर्शन बहुत कम हुआ अगर, बराबर। या जैसे प्लांट से तैयार किए जाते हैं फार्मिंग में, उसमें केमिकल का प्रोपोर्शन बहुत कम। फिर उसे खाने वाले जो दूसरे एनिमल्स हुए ना, जैसे बड़ी फिश हुई, तो उसमें केमिकल का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा, उससे डबल। फिर उसको खाने वाले दूसरे जो एनिमल्स हुए, तो उसमें भी केमिकल का प्रोपोर्शन और डबल हो जाएगा। हमारी बॉडी कंटिन्यूसली रिएक्ट करती रहती है इन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसकी वजह से बॉडी में केमिकल्स और बढ़ते जाते हैं। फिर उन्हें खाने वाले फिर जब ह्यूमंस होते हैं, तो उनमें केमिकल का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है।
समझ रहे हो? इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत नुकसान होता है उस केमिकल से। अरे बात समझ में? इस सिचुएशन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसीलिए तो प्रेजेंट टाइम में ये जो है वो टॉपिक ज़्यादा चलता है कि जब खेती भी की जाए ना, या जो फार्मिंग भी की जाती है ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, मतलब केमिकल का यूज़ मत करो, सिर्फ नेचुरल चीज़ों से फार्मिंग करो, ऐसा टॉपिक चलता है ना। क्योंकि वो केमिकल जब से प्लांट्स में डाला जाता है ना, तो धीरे धीरे ह्यूमंस तक पहुँचते तो वो केमिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो फिर नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। बराबर? तो अब जैसे इन्वायरमेंट का, चलो ये एक पॉइंट आया कि इन्वायरमेंट में केमिकल से कैसे नुकसान होता है, वैसे ही इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाले एक और पॉइंट देखें कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट ख़राब होता है। एक और पॉइंट समझते हैं जो आता है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। इन्वायरमेंट को ख़राब करने के लिए, बराबर, ये भी एक पॉइंट है कि जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन। ओजोन लेयर, सबसे पहले इसके बारे में समझें। ओजोन लेयर ध्यान है हम कहाँ पर आए हैं? तो हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की सबसे आखिरी जो लेयर होती है ना, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, सबसे आखिरी लेयर। एटमॉस्फेयर बहुत ऊपर तक है और उसकी सबसे आखिरी जो लेयर है ना, उस लेयर में ऊपर ओजोन आया हुआ होता है। ये ओजोन की लेयर है। जनरली ओजोन कैसे बनता है? तो जनरली ओजोन बनता है ऑक्सीजन से। ओजोन की फार्मूला आती है O3। ओजोन की फार्मूला क्या है? O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, लेकिन वो भी स्पेशल तरीके से बने हुए 3 मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन को ऐड करके आप O3 बनाओ तो ये ओजोन नहीं है, ये ओजोन नहीं होगा। ओजोन स्पेशली कैसे बनता है? 3 अलग अलग ओजोन के मॉलिक्यूल से नहीं, लेकिन एक ऑक्सीजन का डाई मॉलिक्यूल हो, मतलब कि O2 हो, और एक ऑक्सीजन का मोनो मॉलिक्यूल हो, एक सिंगल मॉलिक्यूल हो। इन दोनों के मिक्सचर से ही हमेशा O3 बनता है, ओजोन बनता है। एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन होता है ना, तो नेचुरल प्रोसेस से उसी ऑक्सीजन जो डाई मॉलिक्यूल कहलाया, उसी के ही 2 पार्ट हो जाते हैं, मतलब 2 अलग अलग मोनो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। फिर वही एक डाई मॉलिक्यूल और एक मोनो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो फिर ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन का ट्राई मॉलिक्यूल बनता है, जिसे कहते हैं हम लोग ओजोन। ये ओजोन का काम क्या होता है? तो ये ओजोन का काम सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट, जो ये यूवी रेज, जो इतनी हार्मफुल होती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके सामने शायद बच ना पाए। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज सीधी हमारी अर्थ पे आ जाए ना, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रह पाए, बराबर। तो उसे बचाने का काम ये ओजोन लेयर करता है। लेकिन 1980 के बाद, 1980, उसके बाद जब एक बार रिसर्च किया गया, तो उस रिसर्च से पता चला 1980 के रिसर्च के बाद कि जो ओजोन लेयर है ना, उसमें धीरे धीरे डिप्लेशन होता जा रहा है। डिप्लेशन का मतलब कि वो ओजोन लेयर धीरे धीरे टूटता जा रहा है, बराबर ना। ये ओजोन लेयर टूटते जा रहा है, और इसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज धीरे धीरे डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ रही है, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। वो किसकी वजह से? तो इन ओजोन लेयर के डिप्लेशन की वजह से, ओजोन लेयर के ख़राब हो जाने की वजह से। और जनरली ये ओजोन लेयर किसकी वजह से डिप्लेशन होता है? तो वो होता है अलग अलग केमिकल फैक्ट्रीज जो हुई, हमारी गाड़ियाँ और उन सब से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस की वजह से, जिनमें से सबसे मेन गैस होता है वो होता है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, तीनों के मिक्सचर से बनने वाला ये। ज़्यादातर जो भी केमिकल फैक्ट्रीज हुई, जो भी इंडस्ट्रीज चलती है, उनमें से निकलने वाला जो धुआं होता है ना, उसमें ये CFC होता है। यहाँ तक कि हमारे घर में यूज़ होने वाले जो रेफ्रिजरेटर हुए,
जो एयर कंडीशन हुई, उसमें से भी जो भी ये कूलिंग करने वाले जो भी मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें से भी एक तरह से ये CFC गैस निकलता है। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये CFC गैस निकलता है। ये गैस जैसे जैसे ऊपर आता है ना, तो वो ओजोन लेयर को तोड़ता जाता है। जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हो, वो ओजोन लेयर को तोड़ता जाता है, कम करता जाता है उसे, और जिसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेज वो डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर आना शुरू हो जाती है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। बरोबर? तो ध्यान आ रहा है ना कि ये ओजोन लेयर का डिप्रेशन हमारे लिए कितना नुकसान करता है। ये कि अगर ये डायरेक्टली सनराइज आने लगी ना, तो अर्थ का टेम्परेचर किसी दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी लिविंग थिंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रह नहीं पाएगी। ठीक है? तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे मेन पॉइंट यही है कि CFC को कम किया जाए। बराबर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे जो है वो कम किया जाए। और इसे कैसे कम कर सकते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे कम कर सकते हैं? तो जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनमें जो भी गैस निकलता है ना, उसे फ़िल्टर करके फिर भेजा जाए। अब तो पता है इन इंडस्ट्रीज़ के पास ऐसे फ़िल्टर्स मशीन आ चुकी हैं कि जो भी गैस होता है उसे पहले फ़िल्टर कर ले और उसके बाद खाली जो है वो बाहर भेजा जाए। तो जिससे बाहर ये गैस का प्रोपोर्शन कम हो जाए। या तो फिर जैसे गाड़ियाँ वगैरह निकल रही हैं, उन गाड़ियों में से भी ये धुआं निकलता है, उसमें भी CFC होता है, तो उनका प्रोपोर्शन भी कम किया जाए। इसकी वजह से तो अब जो है वो पेट्रोल डीजल से कम और CNG की गाड़ियाँ बढ़ाते हैं कि जिनमें ये पॉल्यूशन का प्रोपोर्शन कम हो। अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड की कंपनीज को ये कह दिया है कि जो भी अब रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन जैसी चीज़ें बने, तो वो ऐसी चीज़ें बनाओ कि जिसमें CFC का यूज़ बिल्कुल ना होता हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ भी ना होता हो, ना उसमें से निकले। ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए बोल दिया है। ठीक है? कि जिससे अगर ये प्रोपोर्शन कम होगा ना, तो ही ओजोन लेयर को बचा पाएंगे हम। ठीक है? और ऐसे ही इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक और पॉइंट भी है चैप्टर में। जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है वेस्ट। ठीक है? वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल हमें पता है ना, हमारे घर में से रोज गार्बेज निकलता है, रोज हर तरह का कचरा निकलता है, जिसे वेस्ट कहते हैं। ये वेस्ट जनरली दो टाइप के होते हैं। एक वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और एक वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मतलब क्या? डिग्रेडेबल का मतलब होता है सड़ जाना, डिकम्पोज हो जाना। और बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो नेचर में खुद ही डिकम्पोज हो जाता हो, खुद ही सड़ जाता हो, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। देखो, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, वो नेचर में खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं। इसकी वजह से उनसे नेचर को कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचता नहीं है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ज़्यादातर आते हैं वेजिटेबल पील्स, है ना, या जो वेजिटेबल वेस्ट, या फिर आपका जो है वो रेसिड्यू फूड, बचा हुआ खाना सब, या फिर जैसे कोई पेपर्स, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। जैसे अगर कोई भी जो है वो फ्रूट या वेजिटेबल के वेस्ट अगर हुए, जो भी पील्स हुए, छिलके हुए, वो अगर कहीं ज़मीन पे गिर भी जाए ना, तो वो नेचर में खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाते हैं, नेचर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं वो, है ना, खुद ही सड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचते। अब ये सब नेचुरल थिंग है, और नेचुरल थिंग फिर से समझो नेचर के साथ मिक्स हो जाती हैं। लेकिन दूसरी आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि जो नेचर में खुद डिकम्पोज हो पाते नहीं है। जैसे कि इसमें एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल आता है प्लास्टिक की चीज़ें। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें अगर आप लोग जो है वो नेचर में फेंकते हो या बाहर अगर कहीं पे फेंकते हो, तो प्लास्टिक सड़ता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता, उल्टा ज़मीन के साथ, नेचर के साथ मिक्स होके वो नेचर को नुकसान पहुंचाता है। बराबर ना? इसलिए तो उनका यूज़ करना जो है वो हम कम कहते हैं, या उन वेस्ट को हमेशा अलग रखने के लिए कहते हैं। प्लास्टिक है, बराबर, या तो फिर जो है दूसरे कोई भी मेटल के जो भी वेस्ट होते हैं, मेटल के जो भी वेस्ट हुए, आपके घर में कितनी सारी चीज़ें जो मेटल से और प्लास्टिक से ही बनी हुई होती हैं,
आपके घर पे अगर पुराने मोबाइल वगैरह, पुराने कंप्यूटर्स, इवन छोटी छोटी चीज़ें, आप जब पेन से लिखते हो, जैसे ही पेन ख़त्म हुई तो घर के बाहर या क्लास के बाहर सीधा खिड़की से बाहर फेंक देते हैं रोड पे। तो ये रोड पे फेंकी हुई पेन, आप इमेजिन करो एक छोटी सी पेन भी जब वहाँ पे जाती है ना, तो ये प्लास्टिक भी वो उस अर्थ को वो बहुत नुकसान पहुँचाता है। कहते हैं एक प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में, गलने में, सड़ने में ज़मीन के अंदर कितना टाइम लगता है? तो कुछ करीबन 20 लाख जितना टाइमिंग लगता है। 20 लाख ईयर्स, 20 लाख साल लगते हैं उस प्लास्टिक को जो है वो सड़ने में। अगर आप कोई पेपर बाहर फेंकोगे ना ज़मीन पे, तो वो नेचर के साथ मिक्स होकर सड़ जाएगा और कुछ 2-3 दिन में ही वहाँ पे डीकम्पोज हो जाएगा, या कहो डिग्रेडेबल हो जाएगा। लेकिन जब प्लास्टिक जैसी चीज़ें फेंको तो उसे कितने 20 लाख साल लगते हैं। खुद ही कंपैरिजन करो कि वो कितना इतने सालों तक नुकसान, और इतने सालों में जो हर कोई इंसान प्लास्टिक फेंकता रहे तो कितना नुकसान हो। और इसीलिए इस वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है। आप ऐसे मत सोचो कि बाकी सब तो करते हैं, इसमें क्या हुआ कि हम भी तो करें। लेकिन ध्यान रखो कि बाकी सब भले ही करते हो, शुरुआत आप लोगों को करनी है और इन वेस्ट चीज़ों से, बाहर कचरा होने से बचाना है आपको। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जनरली ध्यान दी जाए कि जिससे अगर ये वेस्ट मटेरियल आप लोग बचा लोगे ना, इसके लिए अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे ना, तो शायद आपको देखकर दूसरे भी सीखें, आपको देखकर दूसरे सीखें। और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे नेचर हमेशा क्लीन रहेगा और जिससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर नेचर क्लीन रहेगा तो आसपास बीमारियां नहीं फैलेगी, हमेशा जो है वो ये क्लीन एयर आपको मिलती रहेगी, आसपास जो है वो ये मक्खियाँ, मच्छर जैसी कोई भी तरह की गंदगी नहीं होगी। तो इसीलिए इन वेस्ट को मैनेज करना ज़रूरी है। एकदम सिंपल चीज़ें ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ दी गई है। सबसे पहले बाय लूज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना हो सके बाहर से जब आप वेजिटेबल या फ्रूट्स लेने जाओ ना, तो लूज मतलब खुले लो, प्लास्टिक की थैलीज में नहीं। और अगर खुले नहीं ले सकते हो तो फिर जो है घर से जो कपड़े की थैली आती है वो कपड़े की थैली लेकर जाओ, बराबर ना, वो चीज़ें लेकर जाओ। प्लास्टिक की थैली नहीं, उनसे लेने वाले प्लास्टिक की थैली वो जो है वो बाहर फिर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप सबको पता होगा इस प्लास्टिक बैन के लिए कितनी सारी मूवमेंट्स भी चलती हैं। कहते हैं ना भाई प्लास्टिक को बंद करो, बाहर तो जो है वो शॉप और सब्जियों वालों के पास प्लास्टिक बाकायदा बंद भी करवाते हैं। लेकिन फिर क्या, 2 दिन जब चलता है तब बंद करते हैं, तीसरे दिन से फिर से वही थैलियों में आप सामान लेना शुरू करते हो। इससे अच्छा खुद सुधरो कि आज के बाद हम कोई प्लास्टिक की थैली में चीज़ नहीं लेंगे, बराबर। या तो घर से कपड़े की थैली लेकर जाएंगे, ऐसा काम रखो आप। इसके बाद डू नॉट बाय, बट नहीं बाय, BUY, डू नॉट बाय डिस्पोजेबल आइटम्स। जो पता है डिस्पोजेबल आइटम्स होती हैं, मतलब यहाँ पर वो आइटम्स की जो यूज़ एंड थ्रो होती है, एक बार यूज़ करके और फेंक दो। जैसे कि आपकी वो पेन, 2-2 रुपए वाली आप लोग पेन यूज़ करते हो, जैसे ही पेन ख़त्म हुई बाहर सीधा रोड पे। आप ऐसे ही सोचो कि एक पेन फेंकने से क्या नुकसान होगा, लेकिन आप एक पेन फेंकते हो, आपकी सोसाइटी में रहने वाले अगर 50 बच्चे होंगे तो वो 50 पेन फेंकेंगे। सिटी में रहने वाले लाखों बच्चे होंगे तो वो लाखों पेन फेंकेंगे। तो जिससे पूरे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचता है ये इमेजिन करो आप। तो इसलिए ऐसे जो भी यूज़ एंड थ्रो हो ना, ऐसी कोई भी चीज़ें मत खरीदो, या अगर उसे खरीदो भी तो उसका कुछ ऐसा यूज़ करो कि जिससे नहीं वो वेस्ट में से बेस्ट बनाते हैं, उन चीज़ों में उसका यूज़ करो। या तो फिर जो वो भंगार वाले आते हैं उन्हें दे दो। मैं हमेशा सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपने घर पे एक छोटा सा बॉक्स बना के रखो, छोटा सा बॉक्स बनाओ जिसमें आपका जो भी स्टेशनरी का वेस्ट सामान हो ना, वो सामान उसमें रखते जाओ। आपकी पेन ख़त्म हो जाए तो उस बॉक्स में डाल दो, कोई पुरानी जो है वो स्टेपलर वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो गई, कोई स्टेशनरी वहाँ पे डाल दो, कोई स्केल टूट गई है वहाँ डाल दो, उस बॉक्स में डालते जाओ सब चीज़ें। पूरे साल के एंड में है ना वो बॉक्स जब भर जाए ना तो कोई भंगार वाले को देकर आना, तो जिससे वो उसको रिसाइकल भी कर देगा और साथ में आपको उस भंगार के कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। पैसे भले ही चलो साइड में रहे, लेकिन कम से कम वो वेस्ट यहाँ वहाँ तो नहीं फेंका जाएगा ना। घर पे एक छोटा सा बॉक्स इन चीज़ों के लिए अलग ज़रूर से रखो।
फिर आता है यूज़ रीयूजेबल आइटम्स, कैरी बैग्स। जितना हो सके रीयूजेबल आइटम यूज़ करो, जिसको एक बार यूज़ करने के बाद फिर से यूज़ कर सके। या जैसे कैरी बैग होते हैं, पता है जब बड़े शॉपिंग मॉल या कहीं से आप कोई सामान खरीदते हो तो उसमें आपको बड़े से कैरी बैग देते हैं। वो प्लास्टिक के नहीं होते, वो अलग मटेरियल के होते हैं। और ऐसे कैरी बैग को आप रीयूज़ भी कर सकते हो। जैसे बड़े शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ से कोई आपको बैग वगैरह मिला है तो उस बैग का यूज़ आप लोग जो है वो सब्जी लाने के लिए भी तो कर सकते हो ना। सही बात ना, वो बैग ख़राब थोड़ी हो गया आपका, उसका यूज़ सब्जी लाने के लिए करो आप लोग। कपड़े की नहीं तो वो थैलियाँ यूज़ करो। सही बात है। तो जितना हो सके आइटम्स का रीयूज़ करो। यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज। पता है वो आजकल मोबाइल की बैटरीज नहीं, लेकिन आप जो टीवी वगैरह यूज़ करते हो उसमें जो रिमोट चलता है उनके अंदर की जो बैटरीज होती है ना, या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वैसी बैटरीज पड़ती हैं, हो सके तो उसे भी रिचार्ज करो या उसका भी रीयूज़ करो। क्योंकि वो बैटरीज भी ख़त्म होती है ना तो आप बाहर फेंकते हो, उसमें बहुत ही हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं जो भी इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखो, या तो फिर इन्हें भी कोई भंगार वाले को देना चाहिए कि जो इसका रीयूज़ कर सके। डू नॉट थ्रो ओल्ड क्लोथ और शूज़, डोनेट देम। जो आपके पुराने कपड़े या शूज़ वगैरह हो उसे यहाँ वहाँ कचरे में फेंकने से अच्छा है कोई ज़रूरतमंद को डोनेट कर देना चाहिए। या पुट किचन वेस्ट इनटू प्रॉपर कंटेनर। और जो भी आपका किचन का वेस्ट हो उसे प्रॉपर कंटेनर में ज़रूरी डब्बे में रखकर फिर बाहर सही जगह पर फेंक कर आना चाहिए। आपके यहाँ तो अब वो कचरा उठाने के लिए पूरी गाड़ियाँ आती है तो उसमें प्रॉपरली फेंकना चाहिए, और यहाँ वहाँ वो कचरा होना चाहिए नहीं। अगर आप हर एक इंसान ये थोड़ी थोड़ी बातों का भी अगर ध्यान देने लगे ना तो हर चीज़ सुधर सकती है, हर चीज़ सही हो सकती है। बराबर। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कितना ध्यान दोगे। ठीक है। अब आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, वैसे ही अब साइंस के दूसरे भी ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।